गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो बच्चों कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हाँ, संडे के टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हमने कक्षा 6 में चैप्टर 8 सीता की खोज, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आज हमें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज देख लेनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और जैसा भी हमारा सीरियल वाइज टाइम टेबल आएगा तब मैं आपको उसको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है शब्दार्थ। अब शब्दार्थ को एकदम ध्यान से सुनना है। चाहे तो आप लोग बुक्स ले सकते हैं और एक पेंसिल ले लीजिए। तो जिस शब्दार्थ का मैं आपको आंसर बता रही हूँ आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए। और चाहे तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे, या तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है बच्चों आशंकाएं। आशंकाएं का अर्थ होता है जैसे संदेह करना, शक करना। फिर होता है बच्चों पगडंडी। पगडंडी यानी पतला रास्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये रास्ते ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं, खेतों में, खलिहानों में नहीं होते छोटे छोटे रास्ते। फिर होता है कटाक्ष। कटाक्ष का अर्थ होता है कि वक्र दृष्टि या तिरछी निगाह से किसी चीज़ को बोलना, कहना या देखना, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। उलाहना का अर्थ होता है शिकायत करना। इसके बाद होता है बच्चों उल्लंघन। उल्लंघन यानी लांघना, अवज्ञा करना। अनुपस्थिति यानी गैर हाजिर, मतलब उपस्थिति वहाँ पर नहीं है, अथवा जो व्यक्ति है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। विलीन होना यानी विलुप्त हो जाना, गायब। जैसे हवा में कोई चीज़ नहीं होती, खुशबू कुछ ही देर तक रुकती है, उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से। शून्य का अर्थ होता है बच्चों कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ठीक है, फिर होता है स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर, यानी एक ही जगह पर रुक जाना। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक। विक्षिप्त का अर्थ होता है कि उलझा हुआ, यानी कि परेशान व्यक्ति। मांसपिंड यानी मांस की वस्तु वाला व्यक्ति, जैसा कि हमने इसमें वो राक्षस के बारे में पढ़ा था ना, क्या नाम था बच्चों उसका, बोलो बोलो बोलो, कंधक ना, कंधक। फिर है निर्वासित। निर्वासित का अर्थ होता है कि किसी के घर से, यानी कि अपने किसी घर से वो दूर रहना या अपने राज्य से दूर होकर रहना। ठीक है, यानी उसी के मतलब अपने राज्य और देश से दूर होकर जीवन व्यतीत करना, उसको निर्वासित कहते हैं। ढाढ़स का अर्थ होता है मन बहलाना, यानी अगर व्यक्ति दुखी है तो उसके बातचीत से उसका मनोबल बढ़ाना, इस प्रकार से। ढाढ़स का हो गया। फिर लता कुंज होता है बच्चों पत्तों से घिरी हुई झाड़ियाँ। जैसा हमने वनों के बारे में यहाँ पढ़ा है, तो वनों में ज़्यादातर हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधे। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लता कुंज उन्हीं को कहा गया है। जर्जर काया का अर्थ होता है कि पुरानापन, यानी कि वृद्धावस्था में। विलक्षण का अर्थ होता है कि लक्षण रहित। ठीक है, आश्वस्त का अर्थ होता है दिलासा या आशा की किरण। व्याकुलता यानी घबराहट, बेचैनी। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, शब्दार्थ हो गया। शब्दार्थ से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैंने आपको बताया है। शब्दार्थ में जैसे इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, ये आपके शब्दार्थ होते हैं। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, तो वो चीज़ें हो गई। दूसरा बच्चों है, अब हम देखते हैं भावार्थ, यानी कि स्पष्टीकरण। जैसे किसी भी लेसन में, गद्यांश में मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, गद्यांश जब हम लिखते हैं, लिखने के लिए हमें गद्यांश को इसी प्रकार से, उसमें प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि निम्न गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब यहाँ गद्यांश की व्याख्या करनी है, यानी जिस कथा को हमने पढ़ा है उसको व्याख्या के रूप में हमें जानना है, लेकिन उसे लिखना कैसे है मैंने आपको बताया है। आप फिर से एक बार सुनिए कि पहले तो हमें उस अध्याय का जिस पार्ट से या जिस भी चैप्टर से मैं उसका आपका कुछ एक पैराग्राफ आपको दूंगी, वो पैराग्राफ के बाद बच्चों क्या होता है, उसके नीचे अंडरलाइन होगी, यानी रेखांकित शब्द, उसी को हम रेखांकित शब्द कहते हैं। रेखांकित शब्द के बाद फिर उसी में से आपको प्रश्न दिए जाते हैं, उसी जितने शब्द को रेखांकित किया गया उसी में से प्रश्न आते हैं। अब उसमें आपको प्रश्न कैसे आएंगे आप वो देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है आपका पैराग्राफ, क आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए,
हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। मतलब बच्चों हमने इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ से ही हमें प्रश्न भी आएंगे और इसी पैराग्राफ में आपके उत्तर भी हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न 1 यानी कि क में आता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर बच्चों आता है ख यानी लक्ष्मण ने सीता खोज के लिए राम से क्या कहा। ग लक्ष्मण ने राम पौरुष में क्या कहा, यानी राम के पौरुष के बारे में क्या कहा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये आपका घ वाला प्रश्न हो गया। अब हमें कैसे लिखना है? जैसे उत्तर डालने पर हम पहले जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो वो शब्द आप वहाँ लिख दोगे, यानी कि क। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। अब संदर्भ में कैसे लिखना है? संदर्भ लिखा प्रॉपरली, फिर उसके बाद उसको कैसे लिखना है वो देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय सीता की खोज से लिया गया है। अभी के लिए फ़िलहाल बच्चों आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। लेकिन ये अभी आपको समझने के लिए यानी राइटिंग वर्क में मैं आपको दे रही हूँ, इसी में से आपको प्रश्न आएंगे। जो टेस्ट आपका संडे को होता है उस टेस्ट के दौरान आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रिपेयर रहिए क्योंकि ये लेसन हमारा बड़ा है। तो हम अभी कुछ लेंगे, कुछ नेक्स्ट टेस्ट में भी आपको इसी से चुनिंदा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको समझने में और करने में आसानी होगी। अब बच्चों इसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया संदर्भ। अब हम जानेंगे प्रश्न नंबर ख का उत्तर। तो ख में हमको क्या पूछा गया था कि लक्ष्मण ने सीता खोज के लिए राम से क्या कहा था। आइए देखते हैं कि क्या कहा था।